आदाब। मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता नावल निगार जनाब रहमान अब्बास साहब से। रहमान अब्बास साहब का हाल ही में 5वां नावल मंजर पे आया है, जिसका उन्वान है जिंदगी। आज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। रहमान भाई, अब ये 5वां नावल आपका आया है। इसके पहले जो नावल आया था रूजिन, उसका भी उन्वान कुछ अजब अजब कहना चाहिए, अलग तरीके का कहना चाहिए, अलग तरीके का था। ये नावल का उन्वान भी कुछ अलग ही है। जिंदगी क्या मतलब है इसके? रूजिन का जो उन्वान था वो तो खैर मैंने दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक तरकीब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़रतुश्त ज़बान से अरबी में आया हुआ एक लफ्ज़ है जिसकी 1000 बरसों की तारीख़ है। अच्छा। और ये लफ्ज़ काफ़ी जहाँ इसका मज़हबी ताल्लुक़ है वहाँ इसका गहरा सियासी इम्प्लिकेशन भी है। स्पेशली ख़िलाफ़त अब्बासिया के दौर में हुकूमत को जिन लोगों के नज़रियात से सियासी नज़रियात से खौफ महसूस होता था, डर महसूस होता था, उनको किस तरह आवाम की नज़रों में गिराना और कैसे उनको पॉलिटिकली साइडलाइन करना, अच्छा। उसके लिए उन्हें ज़िंदगी करार दिया जाता था। यानी ऐसे लोग जो मज़हब की जो ताबीर है या दीन की जो ताबीर है उसमें ये लोग किसी तरह की तरमीम करना चाहते हैं, इस तरह का उन पे बहतान लगाया जाता था। और हालांकि वो थे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, इस तरह उनको साइडलाइन करके उनको जेल में डाला जाता था या उनको मुल्क बदर किया जाता था। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल वेपन था, हथियार था। जैसे आज हम देखते हैं कि आज जिस तरह की हुकूमतें दुनिया में हैं, आसपास हैं, तो आजकल जमहूरियत के नाम पे सेडिशन चार्जेस होते हैं, लोगों पर मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमने देखा है हमारे मुल्क में, भले ही सूरत हाल कैसी है ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इवन हमारे रीजन में भी और उससे दूर भी जब अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करना होता है, दबाना होता है, तो हम उनको गद्दार वतन करार देते हैं या ये। तो ये जो एक इक़्तिदार जो हथियार है जब्र का, उसके तौर पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और मज़हब के मौजूदा सिनारियों में मज़हब की एक तशरीह करने वाले शख्स के तौर पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैंने जब ये नावल मैं जब लिख रहा था तो मेरे जहन में उसका सियासी पस मंज़र था इस लफ्ज़ का, जिसका मैंने इस्तेमाल किया। यानी आप कह रहे हैं पहले था, यानी बाद में क्या मजहबी मजहब पे फोकस हो गया नावल, या नहीं, सोशो पॉलिटिकल दोनों है? नावल का मजहब से बुनियादी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। नावल सियासी है, लेकिन सियासी नावल जो होता है उसका अपना एक समाज होता है, अपना एक माशरा होता है। हर माशरे का एक मज़हब या एक माशरे में कई मज़ाहिब होते हैं। ये जितने भी मज़ाहिब हैं वो मज़ाहिब उस माशरे की सियासत, उस माशरे के समाज में क्या रोल अदा करते हैं। जैसे हम अफ़गानिस्तान का आज का माशरा देख रहे हैं, वहाँ मज़हब क्या रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान का माशरा, हिंदुस्तान का माशरा, जहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों में मज़हब का जो नरेटिव है, जो बयानिया है, वो काफ़ी मजबूत हो गया है। इतना मजबूत हो गया है कि वो इक़्तिदार में आया है। न सिर्फ वो इक़्तिदार में आया है, बल्कि वो इक़्तिदार में आकर दूसरे तमाम मज़ाहिब की जो आज़ादियाँ हैं उन्हें किसी ना किसी हद तक सल्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए नावल जो सियासी नावल भी होता है वो मजहबी फ़र्द और मजहब की तफ़हीम और तशरीह इन सब के साथ चलता है। क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हमारे जो बुनियादी थ्रेट्स हैं, जो बुनियादी खतरात हैं माशरे को, उसमें मज़हब भी एक ख़तरा है। मज़हब मतलब फ़ी नफ्स मज़हब नहीं, मज़हब की जो सियासी तारीफ़ होती है, जिस तरह से तालिबान ने की है या जिस तरह से ISIS ने की है, या हमारे यहाँ जो छोटी मोटी मजहबी तंजीमें हैं जो बिल्कुल हिंदुइज़्म से मुनहरिफ हैं, वो पॉलिटिकल विंग्स हैं जिस तरह से दूसरी तंजीमें। तो ये कहीं ना इस तरह इस हवाले से मज़हब का जिक्र हो सकता है नावल में। तो यानी असल मौजू क्या है नावल का? यानी एक जिंदगी नाम सुन के कोई समझ नहीं सकता कि नावल क्या है बुनियादी तौर पर। असल मौजू क्या है? देखो, तुम जानते हो मुझे 20-25 वर्षों से, मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं खुद अपने नावल पर बात करूं। अच्छा। मैं समझता हूं कि तारुफी जर्नलिस्ट, हाँ, जनरल स्ट्रक्चर तारुफी नावल का है, जिसका जब नावल के पर मुझे रिसर्च ग्रांट मिली थी तभी इसका ऐलान हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में वजूद्दीन का इस पर कॉलम था कि ये नावल यूरोप में और ख़ासकर जर्मनी में जो नाजी पास्ट जिसे हम कहते हैं, हिटलर के दौर, उसका और आज जो बर्रे सग़ीर का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो माशरा है, तो इस माशरे का जो मुस्तकबिल है और यूरोप का जो माजी है, इनके अंदर मुमासिलतें अगर हैं तो कैसी हैं। इन ये जो नज़रियात हैं, जो वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ हुआ था और हमारे यहाँ अक़लियतों को जो दरपेश ख़तरे हैं या उनको दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ा पाकिस्तान में हिंदू हैं, अहमदी हैं, शिया हैं, कई तरह की अक़लियतें हैं, उनको क्या ख़तरे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान एक बड़ी अक़लियत है, दलित अक़लियत हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं,
इनके क्या थ्रेट्स हैं, इनके क्या खौफ हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी नावल कहीं ना कहीं से एड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन नावल का सिर्फ यही मौजू नहीं है। नावल बुनियादी तौर पर एक नए ज़माने की जो आदमी के नफ्स के इम्कानात हैं, नए ज़माने में आदमी किस तरह रहेगा, यानी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं हमारे होते हुए, जो हमने पिछले 10-15 वर्षों में देखी हैं, इतना एडवांस आ रहा है डीएनए स्ट्रक्चर को के बाद, जो जेनेटिक रिवोल्यूशन आ रहा है, जिसके बाद आदमी जाकर अपने जिस्म के अज़ा की मार्केटिंग करेगा, उसको ख़रीदेगा। तो ये सारी चीज़ें किस तरह इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करने वाली हैं, और उस इंसान को सियासत किस तरह मुतासिर करेगी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये नावल बना है। अच्छा है, अच्छा, ठीक है। एक सवाल तो ये भी है कि जब इस दौर में लोग नावल तो ठीक है, अफसाना भी ठीक है, लोग अफसाना भी छोड़ के अब अफसानचे की तरफ आ रहे हैं, एक सती कहानियाँ पे आ रहे हैं। आप तकरीबन 800 सफ़ात का नावल लिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस दौर में जब लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, आप वापस फिर आगे की तरफ जा रहे हैं? यानी मैं आगे जाना समझूंगा इसको, क्योंकि अच्छी बात है नावल, ज़कीम नावल लिखना, क्योंकि आप कोई मौजू ऐसा होता है जो अपनी वसत साथ में लेके आता है। तो आपको लगता है कि आप जो उस तरफ जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यानी उस तरफ फिर वो लौटना सही है, ज़कीम नावलों की तरफ? और शादाब, सही गलत का तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मौजू जो होता है, जो तुमने खुद कहा कि उसका अपना उसकी अपना एक तकाज़ा होता है। तुम जानते हो, जब मेरी छोटी सी किताब, पहला नावल छपा था नखलिस्तान की तलाश, तो अब बमुश्किल 100 सफ़े थे। दूसरा नावल भी बहुत मुख्तसर था। ये नावल इतना ज़ख़ीम हुआ है तो शायद इसका मौजू और इसके जो किरदार हैं, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नावल इतना तवील होगा। और अब जो तुम्हारे पास जो सूरत है, उसमें से भी कम से कम 100-150 सफ़े मैंने एडिट करते हुए निकाले हैं। तो वो नावल उसी तरह मैं लिखता चला गया। मेरे जहन में कोई खाका नहीं था नावल लिखने से पहले, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। एक ख़त मेरे जहन में था कि हाँ, इस ख़त पर मुझे चलना है, और वो सफ़र चलता रहा। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक आप बीज बो देते हैं, वो पेड़ कितना बनेगा इसका आपको एहसास नहीं होता है। कभी वो बहुत तनावर हो जाता है, कभी बहुत छोटा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस कहानी की किस्मत इतनी थी तो वो अपने साथ ले आई है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इतना एक ज़कीम नावल हो गया है, जो जाहिर बात है आज उर्दू में बहुत, उर्दू वालों की ताकत, क़ुव्वत ख़रीद जो होती है वो इतनी नहीं होती है, और आप तकरीबन 786 रुपये कीमत है उसकी। तो आपके दिमाग में कोई खाका भी होगा कि किस तरह से इसको फ़रोख्त के लिए या फैलाया जाए, किस तरह से लोगों तक पहुँचे। जाहिर बात है बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस तरह से जाहिर बात है उर्दू में किताबें कम बिकती हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ खाका है कि क्या होगा, कैसे होगा? आप नहीं, बिल्कुल। पब्लिशर से बात हुई होगी आपकी? जब ये ड्राफ्ट पूरा तैयार हो गया, देखो पता नहीं क्यों मुझे लगता है बाज़ किताबें खुशनसीब होती हैं, बाज़ किताबों की किस्मत में बड़े ट्रामाज होते हैं। ये बात अरुंधति रॉय ने कही थी जब उसके पहले नावल पर फहाशी का मुकदमा चला था, और वो काफ़ी ट्रबल से गुजरी थी। तो इस नावल का जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नावल किताबी सूरत में इतना ज़ख़ीम होगा, अब उस पर जो पब्लिशर हमारे तैयार हुए, इजहार, अर्शिया पब्लिकेशन वाले, वो उनका सरमाया लगने वाला था। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो खसारे में किताब बेचेंगे। ये कोई पब्लिशर ये काम नहीं कर सकता। एक पब्लिशर जो इस किताब पर मेहनत करता है 6 महीने, साल भर, तो वो इसलिए मेहनत करता है कि उससे उसको 2 पैसे की आमदनी होगी। अब अगर हम उसकी कीमत कम रखते हैं तो उसको खसारा होगा। तो मुझे लगता है कि इजहार ने इस किताब की कीमत ज़्यादा नहीं रखी है। इसका जो गेटअप देखिए आप, ये जिस तरह से छपी है, इसके जो कागज़ क्वालिटी है, और किताब शाया होने से पहले भी किताब पर अलग तरह के अखराजात आते हैं, कुरियर है, बाद में किताब शाया होने के बाद। तो मुझे लगता है कि इजहार ने बहुत माकूल कीमत रखी है। अगर कोई ख़रीद नहीं सकता है तो उसके लिए पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान महीने भर में 700-800 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, गोश्त खा सकता है, मुर्गी खा सकता है रोज़ा, हफ्ते में 2 बार, अगर किताब उसकी चॉइस है, किताब उसका इंतखाब है, तो वो किताब पर खर्च कर सकता है। किताब जिसकी पसंद नहीं है उसे आप मुफ्त में दीजिए तो भी नहीं पड़ेगा। सही बात तो है। जिसकी तलब जो है, बिल्कुल। वो उसके लिए सरमाया लगाता है, उसे खरीदता है। जैसे तुम एक अंडा चाहते हो, सुबह तुम्हें नाश्ते में अगर एक अंडा चाहिए, वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलता है, वो तुम्हें खरीदना पड़ता है। तो तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम खरीदते हो। जिसको किताब की ज़रूरत होगी वो किताब खरीद कर पड़ेगा। तो मेरे इजहार के साथ इस मौजू पर बातें हुई थी। इजहार भी, चूँकि इजहार का भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, किताब को कारी तक पहुँचाने में क्या किया जाना चाहिए। चूँकि मैंने जो पहले
जब हमने रुजिन शाया की थी तभी हमने ये फैसला किया था कि हम किताबों में मुफ्त में बांटने का जो कल्चर है उसको खत्म करेंगे। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। सही है, सही। अब जब हम उस कल्चर के खिलाफ हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हमको गौर करना पड़ा। बिल्कुल। तो मैं, मेरे दोस्त इजहार और हमारे 2-4 दोस्त थे, हम सब ने बैठकर ये फैसला किया। मैं तारिक की बात कर रहा हूँ। हमने ये फैसला किया कि अगर हम किताब मुफ्त में नहीं देते हैं तो उर्दू की किताब कौन पढ़ेगा, और उर्दू का वो रीडर है उस तक हम किस तरह पहुंचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तब हम लोगों ने ये इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें ऐसा मालूम हुआ कि उर्दू की रीडरशिप है और हमारी तवक्को से ज्यादा है। अच्छा। लेकिन हम उन तक पहुंचते नहीं है। भाई नदी कहीं से बह रही है, वो आपके घर में चल के तो नहीं आएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको प्यास है तो आपको उस तक जाना है। अब जिस पब्लिशर को वो किताब बेचनी है, सेल करनी है और उसके ऊपर 100-200 रुपए का मुनाफा कमाना है, इतना कम से कम आदमी कमाएगा तो बिल्कुल, इस वक्त में सरवाइव कैसे करेगा। अब मैं समझता हूँ जितना आदमी ज्यादा कमाए उतना अच्छा है। तो हमने मालूम किया कि उर्दू के बहुत सारे पॉकेट्स हैं इस मुल्क में, उन तक पहुंचना चाहिए। अब हमारे पास उर्दू का अपना मीडिया नहीं है, उर्दू के न्यूज़ चैनल्स नहीं है जो किताबों को डिस्कस करें, प्रमोट करें, उर्दू की रेडियो सर्विसेज नहीं है, और अगर है तो उसे वही सुनता है जो प्रोग्राम बनाता है। तो ऐसी मायूस कुन सूरत हाल में एक जो आसान तरीका हमारे सामने था वो सोशल मीडिया है, जिसमें आपके पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो हमने ये देखा कि इसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से अपनी किताब के शाया होने की खबर या उस किताब का जो प्रोसेस है शाया होने का, भाई मैंने ये नॉवेल मुकम्मल कर लिया है, ये नॉवेल फला पब्लिशर शाया करने वाला है, इसमें ये पब्लिशर भी दिलचस्पी रखता था, अब ये किताब 30 तारीख को छप कर आएगी, आप इसे इस दुकान से खरीद सकते हैं। ये मालूमात पहुंचाना आपका बुनियादी हक है। बेशक, बेशक। क्योंकि रीडर को अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये किताब कौन शाया कर रहा है, ये किताब उसे कहाँ से मिलेगी, ये किताब उसे किस कीमत में मिलेगी, और थोड़ा बहुत एक बेसिक सा नॉलेज उस किताब के बारे में, भाई ये किताब सियासी मौजू पर है, ये किताब तनकीद के मौजू पर है, ये फलां का नॉवेल है, ये आदमी जिसका ये नॉवेल है इसने और भी नॉवेल लिखे हैं, इसका ये नॉवेल इस मौजू पे था, इसे ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये मालूमात है। आप किताब पर कोई फैसला कुन जुमला नहीं लिख रहे हैं कि ये बहुत ही संजीदा अदब है, और ये जिस तरह के जदीदत के मुफक्किर लिखते थे कि ये आफाकी अदब तख्लीक हुआ है, ऐसे बहुत सारे आफाकी अदब जो है ना वो डस्टबिन में चले गए। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन देना ये आपका फर्ज है। और चूंकि हम उर्दू वालों के पास वसाइल बहुत कम है, बिल्कुल। हमारे अखबार, उनका हाल देखो तुम, हमारा न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल अनका है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास अब तो अच्छे अच्छे मुबस्सिरीन भी नहीं है। एक ज़माना था जब रसाइल में तबसरे शाया होते थे, अब तो रसाइल भी बहुत कम निकल रहे हैं। अब तुम चूंकि मुदीर हो, तुम इस मसले को जानते हो, लेकिन एक रिसाले का एक शुमारा निकलने से दूसरा शुमारा निकलने तक एक लंबा अरसा आता है। अगर उतना अरसा किताब का जिक्र ना हो तो किताब मर जाती है। वारिस अलवी ने एक बार मुझसे कहा था कि किताबों पर तबसरे आने चाहिए, किताबों का जिक्र होना चाहिए, किताबों को डिस्प्ले होना चाहिए, वरना किताब मर जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब आप किताब लिखते हैं तो आप उसको इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो मर जाए। किताब की मौत ये है कि वो अपने कारी तक ना पहुंचे। और अगर आप किताब से मोहब्बत करते हैं, लिखने के अमल से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को रूशनास कराएं इस बात से कि ये किताब शाया हुई है। उसके लिए आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता सोशल मीडिया में, अगर आपका पब्लिशर इस काबिल है या उसके पास इतना वक्त है तो ये काम उसे करना चाहिए। आप बतौर अदीब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भी अपने काराइन को ये बात बतानी चाहिए। और एक पोस्ट से कुछ नहीं होता है। हम सोशल मीडिया की साइकी को और उसके फंक्शनिंग को समझे नहीं है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नहीं, एक बार कह दिया तो बहुत हो गया। अरे भाई, दिन में 5 बार अजान होती है ना, क्यों होती है? जबकि सबको पता है कि इस वक्त नमाज का है। बिल्कुल। तो लोगों को बार बार आपको बताना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आपने आज सुबह फर्ज कीजिए कि एक इश्तिहार शेयर किया, किताबदार फलां इमारत में इस पते पर है, तो उस वक्त कितने लोग वहां देखने के लिए थे? वो अहम है। उनमें से कितने वो लोग थे जिसको इस बात में दिलचस्पी थी कि तुम्हारी दुकान कहाँ है? और उनमें से दिलचस्पी में से कितने ऐसे थे जिन्हें वहां आकर आपसे कोई काम करना था? तो अलग अलग औकात में अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस काम को आपको थोड़ा मिशन के तौर पे लेके करना चाहिए। मुझे लगता है कि उर्दू में इसकी बहुत कमी है, और पब्लिशर्स को, राइटर्स को, रीडर्स को, और जो किताब के खैर खां हैं, अगर मैंने देखो, तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, जितने मुआसरीन में मेरे से जूनियर्स भी लिखने वाले हैं, उनकी भी किताबें आती हैं तो मैं उस किताब को पढ़ने से पहले तो उसे शेयर करता हूँ कि भाई ये किताब आई है, शादाब रशीद की ये किताब है, और ये किताब नॉवेल है, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, आप भी इसे पढ़ें। एक तो उर्दू का माशरा सुकड़ गया है।
सही अब बात। उसमें भी अगर हम छोटी छोटी इनाद की वजह से, तो कहीं ना कहीं हम किताब दुश्मनी का सबूत देते हैं। इसलिए मुझे लगता है किताबों को प्रमोट करना चाहिए। फैसला जो ये सोचते हैं कि अरे भाई वो 2-3 जनरेशन के बाद तय होता है कि किसने क्या लिखा। क्या लिखा है? ये वक्त तय जनरेशन करता में है। कुछ नहीं होता है। वक्त तय यहाँ करता सबके अपने मफादात सही। होते हैं, सबके अपने तासुबात होते हैं। ठीक। तासुब जो है ना, वो भी बुर्का पहन कर आता है और मफादात भी बुर्का पहन कर आता है। इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किताब को कारी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, उसे सही अदा बात। करें। चलिए, उम्मीद करते हैं हम आपकी किताब आपके कारी तक पहुंचेगी। बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं मुबारक भी हो आपको नए नॉवेल के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम हर हफ्ते इसी तरह एक नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उसका तारुफ लेके एक मुख्तसर तारुफ का वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। शुक्रिया।